तो देखिए, अगर आपके पास कोई सवाल है या फिर कोई शंका है तो आप बेहिचक हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में एक्सपर्ट डॉक्टर्स की पूरी टीम मौजूद है हमारे साथ, जो आपके इन तमाम सवालों का जवाब देंगे। तो फिर देर किस बात की, फोन उठाइए, कॉल लगाइए और समाधान पाइए, क्योंकि इस कार्यक्रम के जरिए आप तक समाधान पहुंचाने की हमारी कोशिश है। गेस्ट पैनलिस्ट का मैं आपसे तारुफ कराते चलूं। हमारे साथ डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद, पूर्व अधीक्षक हैं पीएमसीएच पटना में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। डॉक्टर प्रभात रंजन, कोविड रिसर्चर हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और डॉक्टर निगम प्रकाश, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रभात रंजन आपसे ही जानना और समझना भी चाहूंगी, क्योंकि कोविड को लेकर के आप रिसर्च कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जिस टीके की बदौलत, जिस इस प्रोटोकॉल की बदौलत हम इस कोविड से निपटने की या इससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये इन तमाम एहतियातों के जरिए 1 वर्षों में, 2 वर्षों में इनसे हम निकल सकते हैं, या फिर धीरे धीरे हमारी बॉडी जो है इसको लेकर हैबिचुएट होगी, या हमारे अंदर एंटीबॉडी का डेवलपमेंट हो जाएगा और इस संक्रमण की बात हम जिसे कर रहे हैं उसका अपना इफेक्ट जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, लेकिन ये हमारे वातावरण में मौजूद रहने वाला है, हम इसके साथ ही जिएंगे। ये इस वक्त के हालात को देखकर लगता है क्या? अभी भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनका कि RT-PCR या रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है तो वो पॉजिटिव होता है, लेकिन उनको कोई सिम्टम्स नहीं होता है। अभी जो वेव्स आया था, पोस्ट वेव, उनमें इम्यूनिटी डेवलप कर गया, इन्फेक्शन हुआ, या पहले जो हुआ था कुछ उसमें से वैक्सीन भी लिए रहते हैं। सो ऑल टुगेदर आप इसको ऐसे समझे कि फर्स्ट वेव में भी जिससे इन्फेक्शन काफ़ी गया था, सेरो सर्वे में भी 30-40% दिल्ली में हाईएस्ट नोटेड किया गया था। तो एक गैप देता है आपको सेकेंड वेव या थर्ड वेव। दिल्ली में जैसे थर्ड वेव भी लोग बात करते हैं कि चला गया है। तो जब तक आपकी इम्यूनिटी हाई लेवल पे रहती है, इंडिविजुअल प्लस सोसाइटी की हार्ड इम्यूनिटी, जैसे BHU ने भी अपना सेरो सर्वे करके देखा कि 3 से 4 महीने में एक गांव का एंटीबॉडी 30% लोगों में गायब हो गया। तो ये गैप्स ऐसे ही होता है। अब टेलिंग स्टार्ट हुआ है आपके सेकेंड वेव का, धीरे धीरे केस घट रहे हैं, नंबर्स ये धीरे धीरे 10,000 20,000 पे पहुंच जाएंगे। लेकिन वायरस आपकी सोसाइटी में, आपके इन्वायरमेंट में ऑलवेज है, क्योंकि आपकी हर्ड इम्यूनिटी या वैक्सीनेशन के कारण या नेचुरल इन्फेक्शन के कारण ऊपर रहेगी। लेकिन आप ये मास्क या जो प्रोटोकॉल्स हैं कोविड के, उसको जब छोड़ेंगे तो आप फिर रिस्क पे होंगे। तो आम जनमानस को आज भी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भी है, ये आपको कुछ आदतें बदलनी पड़ेगी, जिसको हैबिटाट बोलते हैं हम लोग। और साफ़ सफाई, प्रिकॉशंस, सैनिटाइजेशन, इन चीज़ों को आप यदि छोड़ेंगे तो आपके लाइफ में कोविड के वेव्स बार बार आते रहेंगे। आप वायरस के म्यूटेशंस की बात करते हैं लोग, वो नेचुरल प्रोसेस है। हमारे दादाजी लोग या हमारे एंसेस्टर ज़्यादा लंबे होते थे, हमारी साइज धीरे धीरे कम गई। तो म्यूटेशंस या चेंजेस नेचुरल प्रोसेस है, हमें भी हुआ है। जितने पहले लंबे लोग होते थे उतने अब नहीं होते। तो ऐसे ही वायरस में भी म्यूटेशंस रेगुलर होते रहते हैं। तो ये म्यूटेशंस होते रहेंगे, इन्फेक्शंस भी आपको बार बार होने के चांस बने रहेंगे। तो वैक्सीनेशन आपको एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, नेचुरल इन्फेक्शन इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, लेकिन आपको ये प्रोटोकॉल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इस प्रोटोकॉल को आप जब तक पालन में लाते हैं, आप अपने साथ साथ दूसरों को भी सुरक्षित करते हैं, और ये इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसका जिक्र डॉक्टर साहब भी कर रहे हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है रांची से, जस्मीना। जस्मीना, आप अपना सवाल पूछिए। बिहार में दिखा रहे हैं। जस्मीना, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ मैडम, आवाज आ रही है। थोड़ा आप डॉक्टर साहब से मुझे बात करवाइए। आप अपना सवाल पूछिए। सवाल ये पूछ रहे हैं कि मेरे बेटे को अभी कोरोना हुआ था मैडम 16 अप्रैल को, और अभी हम लोग सब ठीक हो गए हैं। तो अभी उसका सूखा खांसी आता है इतने ना कि लगता है कि गला ही फट जाएगा। डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद, क्या आप सजेस्ट करेंगे इन्हें? देखिए, इनके पुत्र को कोरोना का संक्रमण हुआ था और अब वो कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। उनको कफ एंड कोल्ड है, बार बार खांसी आ रही है और काफ़ी गंभीर रूप से खांसी आ रही है। तो पोस्ट कोविड कुछ
स्टेट हैं जिसमें कि लंग्स में थोड़ा कंजेशन रह जाता है, लेकिन वो कोविड नहीं है और वो सामान्य इलाज के द्वारा ठीक किया जा सकता है, तो इनको कुछ एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ले लेना चाहिए और स्थानीय डॉक्टर से कंसल्ट कर उसका एक एक्सरे करा लेना चाहिए और साथ ही साथ ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो ज़्यादा नहीं बढ़े, क्योंकि एक कोविड के मरीज रह चुके हैं, इसलिए इनके मामले में ये सारी सावधानियां अभी की जानी चाहिए और निश्चित रूप से अगर ये सावधानियां ये करेंगे तो ये इस रोग से मुक्त हो जाएंगे। बिल्कुल, तो ये सावधानियां देखिए अभी आपको बरतने की ज़रूरत है और पोस्ट कोविड जो इफेक्ट्स हैं वो भी डॉक्टर्स लगातार बता रहे हैं कि देखिए आप कोरोना संक्रमण के दौरान एहतियात बरतते हैं, उससे लेकर ज़्यादा सजग रहते हैं, लेकिन आप आफ्टर कोविड भी आपको कुछ एहतियातों को बरतने की ज़रूरत है, अपने सिम्टम्स को भी देखने की ज़रूरत है कि कहीं आपको कोई परेशानी दूसरी तरीके से तो नहीं आ रही है, ये भी चीज़ें देखने की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर निगम प्रकाश, मैं आपसे समझना चाहूँगी, चूँकि थर्ड वेव और वो थर्ड वेव के अब बहुत सारी जगहों पर चर्चा ये भी हो रही है कि वहाँ बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं, ये थर्ड वेव की शुरुआत हो चुकी है, क्या हम इसे ऐसे ही देखें? और अगर ये थर्ड वेव शुरू हो भी चुका है तो सीजन बच चुके, अब बरसात का मौसम है और बरसात के दिनों में बच्चे ज़्यादा जिनके इम्यूनिटी कमज़ोर होती है या कम होती है बड़ों की तुलना में, वो ऐसे भी अफेक्टेड होते हैं, उन्हें सर्दी खांसी जुकाम की समस्या होती है। तो क्या हमें साधारण सर्दी खांसी को भी या जुकाम को भी, जिसमें बच्चों के नाक अगर बंद हो जाएं, तो हमें तब भी ये समझना चाहिए कि ये कोरोना हो गया, हमें सजग हो जाना चाहिए? अभी जो है आप देख रहे हैं कि ये जो अभी मौसम आने वाला है, इसमें सर्दी खांसी का होना बहुत वाजिब है और ज़्यादा होगा ही होगा। लेकिन अब सवाल है कि इन सभी को कोरोना की तरह से ये ब्लेम कर देना ठीक नहीं है, लेकिन संशय की स्थिति तो बनी रहेगी अभी कुछ दिनों तक। और थर्ड वेव का जहाँ तक सवाल है, थर्ड वेव अभी तो एक्चुअली वो आने की संभावना है या नहीं, ये तो अभी संशय की स्थिति है, क्योंकि अगर हम लोग अच्छा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मेंटेन करेंगे तो शायद थर्ड वेव बिल्कुल ही निम्न स्तर की होगी और या पॉकेट्स में होगी कंट्री में। तो ये एक बहुत संतोषजनक बात है। और उसके अलावा संतोषजनक बात उससे भी ज़्यादा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो अभी तक द्वितीय लहर में भी सिर्फ 12% ही बच्चे इन्फेक्टेड हुए थे, संक्रमित हुए थे। और अगर हम मान लें, अगर जैसी की अपेक्षा की जा रही है कि इस बार शायद थोड़ा ज़्यादा होगा, तो इसको 20% भी अगर मान के चलें तो बच्चे भले ही इन्फेक्टेड ज़्यादा होंगे, लेकिन चूंकि उनमें कॉम्प्लिकेशन सिर्फ 2% से नीचे में होता है, जिसमें कि भर्ती करने की आवश्यकता होती है। मैं ये जानना चाह रही थी कि अगर बच्चों में सर्दी की समस्या शुरू होने लगे, उनके नाक बंद होने लगे, वो इसकी कंप्लेन करते हैं, तो हमें क्या एहतियात शुरुआती वक्त में बरतनी चाहिए? उसे कितने दिन तक मॉनिटर करना चाहिए? देखिए, अगर बच्चे को 2 रोज या 3 रोज तक अगर फीवर रह रहा हो, 3 रोज से ज्यादा का फीवर हो, तो डेफिनेटली हम लोगों को जांच तो जरूर करा लेनी चाहिए। अभी तृतीय लहर की आशंका को देखते हुए मेरी सलाह यही होगी कि जांच जरूर अवश्य करा लें। और सिंपल स्क्रीनिंग टेस्ट तो एंटीजन टेस्ट है, बहुत आसानी से हो जाता है, मिनटों में पता चल जाता है। तो ये तो काम जरूर करना चाहिए। और जब शक हो 2 से 3 रोज का बुखार ज्यादा हो जाए तो जरूर उसको RT-PCR भी कराना चाहिए। बिल्कुल, ये चीज अभी जो है शक के दायरे में रखते हुए बुखार अगर ना हो, सिर्फ सर्दी की समस्या हो, तो क्या उस वक्त भी कुछ किया जा सकता है? उस वक्त क्या कुछ करना चाहिए माता पिता को? फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ चंदन जुड़ गए हैं पटना से। चंदन, आप अपना सवाल पूछिए। चंदन, आपको आवाज पहुंच रही है? हाँ, आवाज आ रही है। आप अपना सवाल पूछिए। 2 दिन पहले मैं जो था ना इंजेक्शन लिया था, और उसके बाद जो है लगातार जो मेरी बाहर। हाँ, आवाज आ रही है। चंदन, सबसे पहले तो आप अपने टीवी के वॉल्यूम को कम कर दीजिए ताकि आपकी आवाज सही तरीके से पहुंचे, और आप अपना सवाल कंटिन्यू कीजिए। कर रहे हैं कि मैं 2 दिन पहले वैक्सीन का सुई लगवाया था, तो उसके दौरान लगाने के बाद जो है मेरे बाहों में बहुत ज्यादा दर्द रह रहा है। उसके लिए क्या हमें करना होगा? डॉक्टर प्रभात रंजन, आप चूंकि इनकी समस्या है कि वैक्सीनेट हो चुके हैं, लेकिन अब उसके बाद इनके हाथों में दर्द है। हाँ, पोस्ट वैक्सीन, हाँ,
पोस्ट वैक्सीनेशन साइट पे या मसल में इनको पेन हो रहा है उसके आसपास में, तो उसको जस्ट गर्म कपड़े को गर्म पानी में, गुनगुने पानी में डुबा के उसको सेकें 2-3 बार, सुबह दोपहर शाम, तो 2-3 दिन में चली जाएगी। ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, छोटी सी बात है। तो देखिए, आप सिर्फ इन एहतियातों को करें, और जिस तरीके से डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये चीज़ें होती हैं, आप इंजेक्शन जब लेते हैं, बच्चों को भी जब वैक्सीनेट कराया जाता है तो उन्हें भी बुखार आने की समस्या होती है, उन्हें भी हाथों में सूजन होती है, स्वेलिंग होती है, लेकिन ये कितने दिनों तक रहती है इसे देखने की ज़रूरत है। 2 से 3 दिनों, शुरुआती अगर 2 से 3 दिनों में आपके अंदर ये इस तरह की समस्या है तो आप इसे निश्चिंत रहें। जिस तरीके से दवाओं का सेवन की जानकारी डॉक्टर साहब लगातार दे भी रहे हैं, आप वो सेवन कर सकते हैं। वैशाली के जंदाहा से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, चंदन, आप अपना सवाल पूछिए। जी, आगे जो ये तीसरा लहर मैम आने वाला है, इसमें ये बच्चों को क्या क्या, आगे जो ये तीसरा लहर मैम आने वाला है, चंदन, बच्चों को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? चलिए, लगातार डॉक्टर साहब ये जानकारी दे रहे हैं कि जो नियम बड़ों पर लागू हैं एहतियाती तौर पर कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर, जिनमें मास्क लगाना जरूरी है, हाथ को साफ सफाई और सैनिटाइज करना जरूरी है, खान पान अच्छा हो, ये तमाम चीजें बच्चों पर भी उतनी ही एप्लीकेबल हैं। लेकिन फिर भी चूंकि डॉक्टर निगम प्रकाश शिशु रोग विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर, एज ए पेरेंट्स इनकी चिंता है कि बच्चों को कैसे बचा कर रखें। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आजकल हर माता पिता बहुत चिंतित हैं इस बात को लेकर कि तृतीय लहर में शायद बच्चों की संख्या बढ़ेगी, और ये सच भी है, बच्चों की संख्या भले ही बढ़ेगी लेकिन उनमें गंभीरता नहीं आएगी, जटिलता नहीं आएगी ज़्यादा। ये बात संतुष्टि की है, ये बात जान के रखें। लेकिन जहाँ तक बचाने की बात है, बचाने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसके बारे में हम लोग बराबर बोलते आए हैं कि मास्क का बराबर प्रयोग करना, खास करके जब भी बाहर निकलिए, और बाहर कम से कम निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग ज़्यादा रखिए और सैनिटाइजेशन बराबर करते रहिए। ये चीज़ तो बराबर आपको निरंतर करते रहना अगर अपने बच्चे को बचाना है तो। और जहाँ तक बच्चे का सवाल है, बच्चे अभी ज़्यादा बाहर नहीं जाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अभी तो स्कूल खुलने की भी बात नहीं है, स्कूल खुलेगा तो भी अप्रोप्रिएट बिहेवियर मेंटेन करते हुए ही जाना पड़ेगा। लेकिन बच्चों को भी अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन देने की आवश्यकता है, जिसमें कि विटामिन का सही समावेश हो, प्रोटीन का सही समावेश हो। तो ये सब काम जो है अगर आप बच्चे को करते रहते हैं तो बच्चा जो है स्वस्थ रहेगा आपका। और जहाँ तक आप सवाल है बच्चे के इन्फेक्टेड होने का, वो आपसे ज़्यादा इन्फेक्शन उसको होने की संभावना है, और वाइस वर्सा भी है। जब बच्चा होगा तो बच्चे से आपको भी हो सकता है। तो इसीलिए आप बराबर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को ठीक से मेंटेन करके रखें। खास करके तृतीय लहर के आने की आशंका जब तक है तब तक तो जरूर ही, चूंकि आगे चल करके ये पैंडेमिक भले ही एंडेमिक हो जाए, लेकिन अभी तो ये पैंडेमिक का लहर जरूर आएगा। ये कम या बेस जरूर होगा, लेकिन आएगा। इसकी जो इसकी एफिशिएंसी है वो भले कम हो जाए, लेकिन ये हमारे बीच मौजूद है और इसलिए हमें सावधानी हर वक्त बरतनी है। एक कॉलर हमारे साथ मोहन चौधरी जुड़ चुके हैं सीतामढ़ी से, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो, आप अपना सवाल पूछिए। कोविशील्ड जो पड़ा है टीका, जी, जिस दिन पड़ा उस दिन कहा गया ये 45 दिन के बाद दोबारा डोज। आप अपना सवाल कंप्लीट कीजिए। अब कहा जाता है कि 85। हेलो जी, आपका सवाल मैं समझ गई। डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद, क्योंकि देखिए हर बार इस तरह के सवाल का जवाब आपकी तरफ से भी दिया जाता है, चूंकि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोग जागरूक हो सके, लोग इस भ्रम में न बैठे कि भाई अब ऐसा क्या हो गया कि हमें 45 दिन पे मिलने वाली दवा अब आपको बढ़ा दी जाती है, उसके ड्यूरेशन को आगे कर दिया गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम कोरोना अफेक्टेड हो जाएंगे, हमारे अंदर वो इम्यूनिटी डेवलप नहीं कर पाएगी, तो आखिर ऐसा क्यों किया गया? आप क्या सजेस्ट करेंगे ना? देखिए, ये जो कुछ भी किया जा रहा है ये लगातार शोध हो रहा है और लगातार कोशिश की जा रही है कि दवाओं का बेहतर से बेहतर असर पेशेंट्स को हो, या जो पॉपुलेशन अफेक्टेड हो सकता है जिनको हम वैक्सीनेट कर सकते हैं और जब कर रहे हैं
उनको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बचाया जाए, इसके लिए लगातार शोध होता रहता है। कोविशील्ड के मामले में जो प्रथम जो प्रोटोकॉल था उसमें 48 दिन के बाद देने की बात थी, लेकिन बाद के शोध के क्रम में ये पाया गया कि अगर इस गैप को बढ़ा दिया जाए तो उसकी पोटेंशियल बढ़ जाती है और उसका ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है। तो इन दोनों दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये पुनर्निर्धारित किया गया कि ये 12 से 16-18 महीना के बीच में, हफ्ते के बीच में इसको पढ़ना है। वैक्सीन जो है एकमात्र जवाब है अभी के लहरों का, क्योंकि अभी तक जो हम लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं वो टोटल हम पॉपुलेशन का 3.4% ही हम दोनों डोज दे पाए हैं और 2% को ही हम दूसरा डोज दे पाए हैं। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो 5.4% पॉपुलेशन ही अभी वैक्सीनेटेड हुआ है, जबकि अमेरिका में, इंग्लैंड में और कई देशों में 50% से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो गया है। और आज के तारीख में हम 2 मिलियन डोज जो प्रतिदिन दे रहे हैं, अगर उसी तरह से देते रहें तो दिसंबर तक हमारा वैक्सीनेशन 20-21% तक होगा, जो कि बहुत कम है। इसलिए सरकार भी कोशिश कर रही है, राज्य सरकारें भी कोशिश कर रही है, केंद्र सरकार भी कोशिश कर रही है कि वैक्सीनेशन बढ़ाया जाए और हम लोग वैक्सीनेशन बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसलिए लोगों को वैक्सीनेशन लेना चाहिए, वैक्सीनेशन के बारे में जो भ्रांति है उसको दूर किया जाना चाहिए और ये जो बीमारी है इसकी तीसरी लहर आने की जो संभावना है, पूरे विश्व में देखा गया है कि 4 महीना 5 महीना पे दूसरी लहर आती है। हिंदुस्तान के केस में देखा गया है कि ये 7 महीना पे दूसरी लहर आती है, 5.5 से लेकर 7 महीना पर। तो ये दूसरी लहर, तीसरी लहर का जो प्रश्न है ये तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक कि हम वैक्सीनेशन नहीं करवा पाएंगे। इसलिए वैक्सीनेशन जो इनको कोविशील्ड का दिया गया है और इनको जो अवधि बताई गई है उसका अक्षरता पालन करें। पूरी देश की पूरी निष्ठा इस लड़ाई में लगी है, पूरे डॉक्टर्स इसमें लगे हैं और सारे सुविचारित निर्देश दिए जा रहे हैं। इसका अनुपालन करें और कोरोना को हराएं, देश को जिताएं, विश्व को जिताएं, मानवता को जिताएं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस बीच कई लोग जो वैक्सीनेट होने से बच रहे हैं या फिर उनका सीधे तौर पर कहना है कि हम वैक्सीनेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे, हमें टीका नहीं चाहिए। वो जब सवाल पूछा जाता है कि आखिर आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं, आप क्यों टीका नहीं लेना चाहते हैं, तो उन सभी के मन में जो सवाल है वो ज़रूर एक जगह पर जाकर रुक जाती है कि गांव के अगर 10 लोगों ने वैक्सीन लिया तो 10 में से 9 लोग जो हैं, जो पहले स्वस्थ चल रहे थे, वो टीका लेने के बाद, हो सकता है ये कोइंसिडेंस हो, लेकिन 9 लोगों को टीका लेने के बाद चलने की समस्या होने लगी, उन लोगों के अंदर कमजोरी आने लगी या फिर उन लोगों को अस्पताल तक जाने की नौबत आ गई। क्या इससे सिर्फ एक कोइंसिडेंस माना जाए या हो सकता है कि वो सारे लोगों की जो पहले की हिस्ट्री रही हो वो इस वैक्सीनेशन के क्रम में कोइंसिडेंसली बाहर निकल कर आ गई? देखिए, वैक्सीनेशन जब किसी भी आदमी को दिया जाता है तो उसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन शुरू हो जाता है और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के प्रतिफल के तौर पर जो आप स्लाइट इंड्यूरेशन या सूजन की बात करते हैं वो वहाँ से शुरू होता है और जनरल एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के क्रम में वो फीवर से लेकर मैलेज से लेकर बॉडी एक तक एक सामान्य प्रक्रिया है जो 2 दिन तक 3 दिन तक मैक्सिमम रह सकती है और ये प्रमाणित करती है कि वैक्सीन सही है और वैक्सीन का असर हुआ है। क्योंकि जब हम लोग BCG वैक्सीन देते थे और रिएक्शन में जब उस पर वहाँ पे लोकल स्वेलिंग और वहाँ पे एक दाना हो जाता था तो लोग कहता था कि हाँ साहब, वैक्सीन जो है सो असरदार हुआ है और ये फलदायी हुआ है। इसलिए ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक एक भ्रम की स्थिति है तो जैसे भूत होता है वो लोगों के मन में होता है और जितने लोग अशिक्षित होते हैं, जितने लोग कमज़ोर मन के होते हैं, जितने लोग अनिश्चित मानसिकता के होते हैं उनको भूत पकड़ता है और भूत का डर लगता है। उसी तरह से ये वैक्सीन का जो भूत है, ये जो भय है, ये एक मिथ्या भय है। इस मिथ्या भय का कोई आधार नहीं है, इससे कोई नुकसान नहीं हो सकता है। गांव में कहा जाता है कि इससे नपुंसकता हो जाएगी, इससे नपुंसकता होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। कहा जाता है कि इससे प्रजनन क्षमता या औलाद पैदा करने की शक्ति कम हो जाएगी, ऐसी भी कोई बात नहीं है। इससे ये कहा जाता है कि आदमी 3 साल के अंदर मर जाएगा,
ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं, ये विज्ञान विरोधी बातें हैं, ये समाज विरोधी बातें हैं। ये समाज विरोधी बातें हैं और आपको ये समझना होगा कि ये जो टीका है वो आपको मजबूती प्रदान करता है, ये आपको सुरक्षा प्रदान करता है, एक शील्ड के तौर पर, एक कवच के तौर पर आपको प्रोटेक्ट करता है। किसी भी भ्रम में मत पड़िए, किसी भी मिथ्य बात में जाकर उलझने की जरूरत नहीं है, वैक्सीनेशन का हिस्सा जरूर बनिए। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है पटना से, वंदना सिंह। वंदना, आप अपना सवाल पूछिए। प्रणाम सबको मेरी तरफ से प्रणाम। वंदना, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल डॉक्टर निगम प्रकाश से है। मैं बहुत खुश हूँ, डॉक्टर निगम ने मुझे भी देखा और मेरे बच्चों को भी देखा है। जब मैं छोटी थी तो मैं सबको देखा। सर, मेरा सवाल आपसे कि अभी कहा जा रहा है कि बच्चों को बहुत प्रोटेक्ट करके रखना है, तो क्या सर हम अपने बच्चों को अपने अपार्टमेंट में भी खेलने नहीं जाने दें, छत पे भी, गैदरिंग में नहीं, अकेले में? और क्या उनको हम इंजेक्शन लें जो अभी स्टार्ट होने वाला है कोवैक्सीन का? देखिए, आपका ये दो प्रश्न है, दोनों को मैं अलग अलग बताता हूँ। आपको अभी याद रखना है कि अभी आप तो बच्चों में सम्मिलित मत होने दीजिए इसको। अगर छत के ऊपर भी आप ले जाते हैं तो ऐसे समय में ले जाइए जब सिर्फ आपका ही बच्चा वहां पे हो, क्योंकि अभी किसी तरह से भी मेल जोल का कार्यक्रम जो है घाती सिद्ध हो सकता है। तो इसीलिए आप कृपया याद रखें कि अभी आप कृपया उसको, बच्चों को घुलने मिलने मत दें, है ना। ये थोड़ा सा कठिन काम है लेकिन ये जरूर होना चाहिए। दूसरा है कि वैक्सीनेशन के बारे में जो आपका प्रश्न है, वैक्सीनेशन अभी हम लोगों के यहाँ जो है प्रक्रिया चल रही है। हमारे 4 सेंटर्स में, यहाँ पटना, दिल्ली, हैदराबाद और नागपुर, इसमें 525 बच्चों में ये जो है चल रहा है इसका अन्वेषण। और जब ये रिसर्च प्रूफ हो जाएगा, जब ये स्टैटिस्टिकली कि कोई हार्म बच्चों में नहीं होता है, तो उसके बाद ये सब बच्चों को लगाने की हिदायत दी जाएगी। लेकिन अभी सवाल है कि अभी हम लोग इसके अन्वेषण के काल में हैं, अभी हम लोग इसको नहीं बच्चों में दे सकते हैं। तो और अभी जो फाइजर का टीका आने वाला है, जो भारत सरकार खरीदने वाली है, उसको 12 साल से ऊपर दे सकते हैं। उसके लिए इजाजत मिल चुकी है इंटरनेशनल वर्ल्ड में, इसलिए भारत सरकार भी उसको इजाजत जरूर दे देगी और तब आप जरूर 12 साल से ऊपर के बच्चों को वो टीका दिलवा सकते हैं जो फाइजर का टीका आने वाला है। लेकिन अभी जब तक यहाँ की वैक्सीन का सवाल है, यहाँ की वैक्सीन को अभी आप नहीं दे सकते हैं क्योंकि इसमें अन्वेषण चल रहा है। ये जो इसे लेकर अभी जो रिसर्चेस हैं और इसे लेकर जो इस वक्त जांच की प्रक्रिया है वो की जा रही है और बहुत जल्द ये उम्मीद की जानी चाहिए कि ये बच्चों के लिए भी उपलब्ध होगी और बच्चों को भी वैक्सीनेट किया जा पाएगा। वरना आपको जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब जिस तरीके से महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए नजर आए। पटना से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, सुजीत, आप अपना सवाल पूछिए। जी मैम, मेरी पत्नी के गॉल ब्लैडर में स्टोन है जी, तो क्या मैं वैक्सीन ले सकता हूँ या ऑपरेशन के बाद ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे ऑपरेशन भी कराना है। मैं चाहूंगी कि डॉक्टर राजीव रंजन आप ही इनके सवाल का जवाब दें, क्योंकि गोल ब्लैडर की समस्या है वाइफ को और वो अभी ट्रीटमेंट भी कराना चाह रहे हैं कि इसे लेकर वो ट्रीटमेंट करवाएंगे, तो क्या अभी वो वैक्सीनेट हो सकती हैं? देखिए, गॉल ब्लैडर होने की स्थिति में वैक्सीनेशन पे कोई रोक नहीं है। गॉल ब्लैडर के स्टोन के मरीज वैक्सीनेशन करवा सकते हैं और ये उचित समय है कि वैक्सीनेशन करवा लें, क्योंकि अगर ये ऑपरेशन कराएंगे तो ऑपरेशन के रिकवरी पीरियड के बीच इनको वैक्सीनेशन नहीं लेना है और ऑपरेशन के 1 महीने के बाद ही ये वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल होंगे। और इस बीच अगर इन्फेक्शन हो जाएगा तो वो बड़ी समस्या बन सकती है, इसलिए इनको तुरंत वैक्सीनेट करा लेना चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर पटना से नेहा जुड़ गई है। नेहा, आप अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल है कि कोरोना ठीक होने के बाद सांस लेने की तकलीफ और खाना खाने में भी सांस लेने की तकलीफ होती है। डॉक्टर प्रभात रंजन क्या सजेस्ट करेंगे इन्हें, क्योंकि ये कह रही हैं कि कोरोना से संक्रमित हुई थी बट ठीक हो गई, नेगेटिव रिपोर्ट भी आ गई, बट अभी इन्हें सांस लेने की दिक्कत होती है, खाना खाने के दौरान भी ये समस्या है। नहीं, कोरोना से ठीक होने के बाद पोस्ट कोविड पीरियड में कुछ लोगों को सांस लेने में COPD बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज की तरह फीचर्स आते हैं। तो एक तो इनको लंग एक्सरसाइज करने चाहिए प्रॉपर रूप से। एक तो सिंपल सबसे सस्ता होता है कि बैलून फुलाने का होता है, दिन में सुबह शाम दोपहर 5 से 10 बैलून फुलाएं तो इनका रेस्पिरेटरी रिजर्व बढ़ेगा
और जब ये बढ़ेगा तो इनको दूसरे काम करने समय में, जिसमें कि जैसे खाना खाना हुआ, पानी पीना हुआ, या अन्य काम के समय में जिस समय की थोड़ी सांस धीरे हो जाती है, तो इनको आफियत महसूस होगी। दूसरा, यदि और कोई सिम्टम नहीं है तो सिर्फ इनको रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज करना है चेस्ट का, जो कि इनके लिए ज़रूरी है। बिल्कुल। तो देखिए, और फिजिकल एक्टिविटी अपना थोड़ा बढ़ाएंगे, वॉकिंग और ये सब, तो उस पर इनका इफेक्ट आएगा। बिल्कुल। तो आपको अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को मद्देनजर इस तरह के एक्सरसाइजेस को ज़रूर अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं इस वक्त, शंकर ठाकुर समस्तीपुर से। शंकर, आप अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार। नमस्कार, आप अपना सवाल पूछिए। जी, कल हम अपनी लड़की को वैक्सीन दिलवाए हैं जी। 20 साल की है लड़की। वो कल से सर दर्द और देह हाथ में दर्द, कमर में दर्द, पैर में दर्द, इतनी परेशान है कि क्या करें हम। बहुत ज्यादा मतलब वो बेचैन है, खाना भी नहीं खा पा रही है। वैक्सीन लेने से पहले आप और वैक्सीन लेने के बाद थोड़ी सी सावधानी बरतनी है लोगों को। ये कॉमन जो सिम्टम्स आप बता रहे हैं ना, बहुत सारे पेशेंट्स में मिलते हैं, लेकिन जिनको वैक्सीनेशन पड़ता है, तो वैक्सीन के बारे में इसी को लेकर अफवाह फैलाते हैं लोग काफ़ी कि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, ये हो जाते हैं। तो मैं कुछ एक पॉइंट्स बताना चाहता हूँ वैक्सीन के बारे में, खास के कोविड वैक्सीन जो लोग लेना जा रहे हैं। एक तो जिस दिन आपकी वैक्सीनेशन है उसके 1-2 दिन से पहले अपना लिक्विड लेना थोड़ा बढ़ा दें। यदि पर डे 4 से 5 लीटर लिक्विड ले रहे हैं, थोड़ा ORS इस तरह के घर में जो घोल्स बनते हैं वो बना के पिएँ। लस्सी, मट्ठा या इस तरह की चीज़ें जो घर में बनती हैं उसको ज़्यादा पिएँ। और पोस्ट वैक्सीनेशन भी अपनी हाइड्रेशन को 2-3 दिन तक मेंटेन रखें थोड़ा ज़्यादा। तो इस तरह के माइनर सिम्टम्स जैसे पैर में दर्द होना या साइड पे दर्द होना जहाँ इंजेक्शन पड़ा है, या हेडेक होना, ये आपके बहुत मिनिमम हो जाएंगे और मैक्सिमम लोगों में गायब हो जाएंगे। तो ये आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि दैनिक काम कर रहे हैं और सीधे चले गए वैक्सीन लेने, तो इससे थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है। दूसरा, वैक्सीन लेने के बाद यदि जैसे सर ने भी बताया, राजीव सर ने, कि आपको कुछ रिएक्शंस होते हैं, तो ये ऑलवेज अच्छी बात होती है। इसको लेके जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो एकदम गलत है। दूसरा कि कौन सा वैक्सीन लेना है, तीनों में या चौथी वैक्सीन भी आने वाली है, तो सभी वैक्सीन बराबर हैं, एक ही तरह की इम्यूनिटी डेवलप करने की कोशिश करती है इस बॉडी में। और इस चक्कर में नहीं रहना चाहिए कि कौन सा वैक्सीन लेना है, कौन सा वैक्सीन नहीं लेना है। जो वैक्सीन आपको इजीली अवेलेबल है उसको लें। और पूरी गवर्नमेंट, पूरी मिशनरी, प्राइवेटाइज हॉस्पिटल, सारा सिस्टम इसमें पूरी जोर शोर से लगा हुआ है कि मैक्सिमम लोगों को हम लोग दिसंबर तक में वैक्सीन करके इंडिया का हार्ड इम्यूनिटी उस लेवल पे ले जाएं 60 to 70%, जहाँ से सेफ्टी गियर हमारा कोविड के अगेंस्ट एक सिक्योर लेवल पे पहुँच जाए। सो इस तरह की अफवाहें जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में घूमते रहती हैं, बहुत सारी फालतू बातें, उसमें नहीं जाना चाहिए लोगों को। बिल्कुल। तो देखिए, आप अपने बॉडी को हाइड्रेट करके रखें। आपकी बॉडी जब डिहाइड्रेट होती है या आप कम लिक्विड टेक करते हैं, तब वैसी कंडीशंस में आपको फैटिक जैसी समस्या भी होती है, आप अपने आप को डल महसूस करते हैं और इस तरह की समस्याएं आपके अंदर ज़्यादा दिखती हैं जो लोग इसका इंटेक कम करते हैं। तो आप अपने दिनचर्या में इससे थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दें। जो डॉक्टर साहब जो जानकारी दे रहे हैं कि वैक्सीनेशन से पहले और बाद में भी 2-3 दिनों तक आपको ये ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। आपको किसी भी इस तरह के सिम्टम्स जो कि जैसे माइनर कहा जाता है या बेसिक कहा जाता है, इसे घबराने की ज़रूरत बिल्कुल आपको नहीं है। हमारे साथ दरभंगा से एक कॉलर जुड़ गए हैं, धनपति। धनपति, आप अपना सवाल पूछिए। धनपति, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो लगता है कॉलर से संपर्क टूट गया है, बट मैं ज़रूर जानना चाहूँगी डॉक्टर प्रभात रंजन, चूँकि आप जिक्र कर रहे थे कि देखिए ये तमाम चीज़ें जो हैं हाइड्रेशन से जुड़ी हुई हैं क्या, क्योंकि जब बच्चों को वैक्सीनेट किया जा रहा 18+ से जब से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई, ज़्यादातर वैसे बच्चे जो यंग जनरेशन जिन्हें कहते हैं, उन लोगों के अंदर हाई फीवर वाली टेंडेंसी कह लीजिए या फिर हेडेक वाली समस्या या बॉडी एक या बैक पेन, इस तरह की समस्याएं अमूमन देखने को ज़्यादा मिल रही हैं कंपैरेटिवली जिन्हें 45+ के बाद लोगों को जब दिया गया था, उन लोगों में ऐसी समस्याएं कम रही। इसके पीछे का तर्क क्या है? नहीं, अभी छोटे बच्चों पे भी वैक्सीन ट्रायल शुरू हो चुका है अपने पटना एम्स में भी, और इस 18 के ऊपर का तो रिकमेंडेशन आ गया, स्टार्ट भी हो गया है। लेकिन ये जो समस्याएं हैं कि ज़्यादा रिएक्शन या ज़्यादा कुछ सिम्टम्स आते हैं
आप जब भी याद करें कि छोटे बच्चे का टाइफाइड का या दूसरे वैक्सीन का शेड्यूल्स पढ़ते हैं तो उसमें से लगभग 10 से 15% बच्चों में कुछ ना कुछ माइनर सिम्टम्स आते हैं। तो जिन बच्चों की इम्यूनिटी अपनी ज़्यादा अच्छी होती है, नेचुरल इम्यूनिटी या उनके फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल बॉडी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, उनमें ही थोड़ा ज़्यादा सिम्टम्स आते हैं, क्योंकि उनका बॉडी उस जो भी वैक्सीन का प्रोटीन होता है या आप माइक्रोबायोलॉजिकली समझिए कि कीड़ा होता है, तो उसके अगेंस्ट डेवलप करता है ज़्यादा स्ट्रांगली इम्यूनिटी। तो आपको थोड़ा सा माइनर सिम्टम्स इस तरह के आएंगे और ये एक सामान्य प्रक्रिया है। खास के कोविड में क्या होता है कि जैसे बहुत सारे पेशेंट्स या जो वैक्सीन के लिए जाते हैं वो पहले सिम्टोमेटिक पेशेंट रहे होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा पहले से कोविड आईजीजी भी डेवलप किया हुआ होता है। क्योंकि हमारा प्रोटोकॉल इतना बड़ा पॉपुलेशन है कि हम सबको कोविड आईजीजी टेस्ट करके नहीं दे सकते हैं वैक्सीन, तो जिसमें थोड़ा आईजीजी ज़्यादा होता है तो वैक्सीन के अगेंस्ट ज़्यादा रिएक्ट करता है और उनमें इम्यूनिटी भी ज़्यादा बढ़िया डेवलप करती है। तो ये माइनर सिम्टम्स आएंगे आपके, इनसे आपको खुश होना चाहिए, ना कि दुखी होना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, वैसे लोग जो ये सोच रहे हैं कि भाई अगर पड़ोसी ने लिया और उससे कोई सिम्टम ही नहीं आया, वो बड़े आराम से लेने के बाद पहले जैसा ही है और हमें बुखार जैसी समस्या आ गई 1-2 दिनों तक, हमें हेडेक होने लगा या हमें बॉडी पेन होने लगी, तो क्या ऐसा तो नहीं कि इसका रिएक्शन हो गया? बिल्कुल ऐसा नहीं है। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि आप इससे खुश होइए कि आपके अंदर उनकी ज्यादा एंटीबॉडी जो है वो आपके अंदर डेवलप होगी। बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गया पटना से, विनोद। विनोद, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ मैम, सर हमको कुछ दिन पहले जो सो बाएं साइड हाथ की तरफ जो है दर्द हो गया है, तो जैसे कुछ वजन का सामान जो उठा रहे थे ना जी, उसी समय दर्द हो गया। उसके बाद हम सोच रहे थे वैक्सीन लेने के लिए, इसमें हम ले सकते हैं या नहीं? अभी तो ठीक लग रहा है। डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद, क्या सजेस्ट करेंगे इन्हें आप? देखिए, इन्होंने बड़ा टेक्निकल सवाल कर दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि वज़न उठा रहे थे, वज़न उठाने के वक्त इनको हल्का दर्द हो गया और वो दर्द अब ठीक भी हो गया है, अब हम वैक्सीन लें या नहीं लें? तो स्पष्टतया इनको कोई कार्डियक प्रॉब्लम नहीं है। इनको जो वज़न उठाने का फिजिकल एक्सर्शन हुआ है, जो मसल का जो लोड बढ़ा है, जो स्पाज्म हुआ है और जॉइंट पे जो जोड़ पड़ा है, उसके वजह से दर्द हुआ। और कार्डियक पेन जो होता है वो कोई वज़न उठाने पर तो होता ही है, लेकिन उसको तुरंत छोड़ देने से तुरंत ख़त्म भी नहीं होता है। इसलिए इनको मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि इनको कोई कार्डियक पेन नहीं है, इनको बिल्कुल जाके वैक्सीनेशन शीघ्र ले लेना चाहिए। बिल्कुल। तो विनोद, आप निश्चिंत होकर जाएं, वैक्सीन ज़रूर लें और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि क्या पेन हुआ तो ये कार्डियक कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं शुरू हो गई हमें। हालांकि सतर्कता और सावधानी हर एक शख्स को ज़रूर बरतनी चाहिए। अगर आपको इस तरह की परेशानी बार बार हो रही है तो आपको ज़रूर डॉक्टरी सलाह लेने की ज़रूरत है। आप डॉक्टर तक ज़रूर पहुँचिए और ज़रूर अपने ट्रीटमेंट को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएं। हमारे साथ एक कॉलर जो है मनोज, वो जुड़ गए हैं मुजफ्फरपुर से। मनोज, आप अपना सवाल पूछिए। मनोज, आप अपना सवाल पूछिए और सबसे पहले टीवी के वॉल्यूम को कम कर दीजिए। हेलो, आप अपना सवाल पूछिए। हमको लीवर पैटी हुआ है, सेकेंड स्टेज। हम कोरोना वैक्सीन ले सकते हैं? डॉक्टर प्रभात रंजन, इनका जो सवाल है, लीवर जो है फैटी है, सेकेंड स्टेज बता रहे हैं उसका है, तो वैक्सीन ले सकते हैं क्या? फैटी लीवर और सेकेंड स्टेज, हाँ सेकेंड स्टेज बता रहे हैं, मतलब कि इनके लीवर की डिजीज थोड़ी आगे बढ़ी हुई है। लेकिन इन जनरल मैं इसको कर देता हूँ क्वेश्चंस को कि ऐसे सारे पेशेंट्स जिनको कि कोई भी कोमोर्बिडिटी है, चाहे वो लीवर की हो, किडनी की हो, या हार्ट की हो, या हाइपरटेंशन हो, या डायबिटिक हो, या रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो, या इस तरह की कोई भी क्रॉनिक डिजीज वाले लोग हैं, उनको मैंडेटरी है वैक्सीन लेना। और पहले वाले फर्स्ट ड्राइव में भी जो वैक्सीन ड्राइव आया था जिसमें 45 ईयर्स के ऊपर के लोगों का था या ओल्ड एज का, उनमें ऐसे क्रॉनिक डिजीज वाले लोगों को प्रायोरिटी था। सो अभी भी ऐसे डिजीज वाले सारे लोगों को प्रायोरिटी है और उनको तो पक्का लेना ही लेना है कोविड का वैक्सीन, चाहे जो भी वैक्सीन ले। सो इस तरह के डिजीज वाले लोग तो सबसे पहले जाके अपना वैक्सीनेशन कराएं। बिल्कुल। तो आप ज़रूर वैक्सीनेशन का हिस्सा हो, आप ज़रूर वैक्सीनेट हो, ये डॉक्टरी सलाह आपको ज़रूर काम आएगी। हमारे साथ एक कॉलर जोड़ के हैं पटना से, रोहित। रोहित, आप अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, आप अपना सवाल पूछिए।
मुझे जो है 2 महीने पहले थोड़ा सा फीवर आया था और मैंने जो है सिटी स्कैन कराया था जिसमें चेस्ट इन्फेक्शन आया था और फिर उसके बाद जो ठीक हो गया था, मैंने डॉक्टर को बताया था, लेकिन अभी भी मुझे थोड़ा सा चेस्ट में पेन होता है। अभी भी आपको पेन की समस्या है? हाँ जी, और गले के पास ऐसा कुछ फंसा। कोविड का टेस्ट कराया था आपने? जी, कोविड टेस्ट कराया है आपने? कोविड का टेस्ट कराया, लेकिन सिटी स्कैन कराया था जिसमें 17 आया था। नहीं तो आप डॉक्टर सीटी स्कैन में क्या कोविड निमोनिया बताया था आपको? नहीं, उन्होंने मुझे 17 बताया था, इन्फेक्शन 17 और रेटिंग 4 और 5 ऐसा तो दे रखा था। हाँ, कोविड का ही इनको सीटी स्कैन का फाइंडिंग था जी, और इनको आरटीपीसीआर या रैपिड एंटीजन कराना चाहिए था उस समय। और मोस्ट लाइकली अभी ट्रीटमेंट के बाद पोस्ट कोविड सिंड्रोम में या लॉन्ग कोविड में ये हैं, तो इनको फिर से डॉक्टर साहब से मिलके फॉलोअप ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो क्या ये माना जाए डॉक्टर साहब कि चूंकि पहले इन्होंने जो भी ट्रीटमेंट लिया, क्या वो ट्रीटमेंट कोरोना के मद्देनजर चला होगा या निमोनिक तरीके से चला होगा या अनभिज्ञता में नहीं, इनको ट्रीटमेंट कोविड का ही चला होगा जी। कोविड निमोनिया ही था जो स्कोरिंग बता रहे हैं, कोविड निमोनिया का ही स्कोरिंग बता रहे हैं और ट्रीटमेंट वही चला होगा। लेकिन कुछ एक पेशेंट में लगभग 15 से 30% के बीच में डिफरेंट पॉपुलेशंस में एज ग्रुप में पोस्ट कोविड कुछ एक सिम्टम्स डेवलप करते हैं या परसिस्ट करते हैं। जैसे अभी आप सेंटर में हम अपने शिक्षा मंत्री एम्स में एडमिट हुए पोस्ट कोविड के लॉन्ग कोविड के सिम्टम्स के साथ जी। तो ऐसे कुछ एक डिफरेंट एज ग्रुप में पॉपुलेशन में परसेंटेज वेरी करता है, लेकिन 10 से 30% के आसपास में परसिस्ट करता है लोगों में। तो इनको अपने डॉक्टर से एक बार फिर से मिलके सीटी स्कैन या जो भी वो एडवाइस देते हैं ब्लड टेस्ट करा के उस तरह से प्रॉपर फॉलोअप में जाना चाहिए। बिल्कुल, तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से संपर्क करें और इसका फॉलोअप ज़रूर लें। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ के झारखंड के हजारीबाग से चंदन, आप अपना सवाल पूछिए। जी मैम, हमारा सवाल मेरी माँ लेकर आई तो उसके बाद क्या सावधानी बरतना है, किस चीज का सेवन करना है, ये मैं जानना। आप दोबारा अपना सवाल दोहराएं। जी मैम, हमारा सवाल है कि अभी मेरी माँ कोविशील्ड वैक्सीन लेकर आई है जी, उसका टीकाकरण। तो सवाल है इसे, हमारा सवाल है कि हमारी जो माँ है अभी वैक्सीन लेकर आई है जी, उसमें क्या सावधानी बरतना, सावधानी उन्हें क्या बरतना चाहिए? डॉक्टर राजीव रंजन, चूंकि सावधानी की बात है तो ये सभी पर उतनी ही एप्लीकेबल है, चाहे वो वृद्ध हो या फिर जवान हो, लेकिन आपको सावधानी तो तब भी बरतनी है जब आपने टीका लिया हुआ है, तब भी। फिर भी इन्हें क्या सजेस्ट करेंगे डॉक्टर राजीव रंजन? देखिए, अभी डॉक्टर प्रभात रंजन जी ने बताया कि सबसे पहली बात तो ये है कि हाइड्रेशन सफिशिएंट होना चाहिए। प्री वैक्सीनेशन और पोस्ट वैक्सीनेशन दोनों दौर में, वैक्सीनेशन के बाद और पहले सफिशिएंट हाइड्रेशन मतलब पानी प्रचुर मात्रा में और लवण प्रचुर मात्रा में, मतलब जो नॉर्मल सॉल्ट होते हैं या शुगर होता है, अगर डायबिटिक हैं तो शुगर ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और जो पानी है वो प्रचुर मात्रा में लें, उससे जो पोस्ट वैक्सीनेशन डिस्ट्रेस है वो कम होता है। अभी बताया जा चुका है बातों के क्रम में कि वैक्सीनेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करता है और एक शीत युद्ध या नकली युद्ध होता है बैक्टीरिया और वायरस से, जिससे पूरे सेल्स जग जाते हैं प्रतिरक्षण के लिए। तो इस शीत युद्ध का भी कुछ गर्मी आता है जिसके वजह से हल्का फीवर वगैरह हो सकता है। हाइड्रेटेड पूरा रखें और इनको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कोई रिपोर्टेड ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ये जो रिएक्शंस होते हैं वैक्सीनेशन के, वो एक रिएक्शन एनाफाइलैक्सिस कहलाता है जो कि तुरंत हो सकता है। वो तुरंत रोकने के लिए भी वहाँ पे व्यवस्था की जाती है कि कोई डॉक्टर की टीम रहती है जो कि एनाफाइलैक्सिस हो तो उसका ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन अभी तक देश में एनाफाइलैक्सिस के केसेस नगण्य रहे हैं, इसलिए इनको वैक्सीनेशन पड़ गया है। अब चिंता की कोई बात नहीं है,
पानी वगैरह पिलाएं, मदर पे ध्यान रखें, 2 दिन के अंदर सब कुछ सामान्य हो जाएगा। दूसरी डोज भी समय पे ले लें। बिल्कुल, तो ये देखिए आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा भोजन, परिवार के साथ अच्छा वक्त, पॉजिटिव अप्रोच, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके अंदर सेल्फ एंटीबॉडी बनाती हैं और फिर आप अगर ऐसे वातावरण में रहते हैं तो फिर आप ऐसे भी काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड होते हैं। लेकिन साफ़ सफाई और सावधानी, जिसमें मास्क का इस्तेमाल और फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है वो शामिल है, उसका पालन आपको हर वक्त करना है, हर समय करना है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ के हैं निखिल कुमार पटना से। निखिल, आप अपना सवाल पूछिए। निखिल, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो लगता है निखिल से संपर्क टूट गया। मैं चाहूंगी डॉक्टर निगम प्रकाश, मेरा सवाल आपसे था, चूंकि आपने कहा कि बच्चों के तौर पर अगर एक माता पिता का कंसर्न सबसे ज़्यादा होता है और वो भी तब जब उनको पता है कि वैक्सीन उनके लिए नहीं है। बड़े तो वैक्सीनेट हो जा रहे हैं लेकिन बच्चों के लिए अभी रिसर्च चल रही है, उसमें अभी प्रोसेस चल रहे हैं जिसमें एम्स और IGMS में भी इस वक्त बच्चों के ऊपर ट्रायल किया जा रहा है। अभी इसमें आने में वक्त लगेगा। बड़ों में सिम्टम्स को लेकर कई चीजें बदली नजर आई। इस बार के सेकेंड वेव में हमने देखा कई लोगों को बुखार की कोई समस्या नहीं थी, किन लोगों में बहुत माइनर बुखार था लेकिन फिर भी जब जांच कराई गई तो उनके अंदर कोरोना पॉजिटिव पाया गया उन्हें। कई लोगों के अंदर बुखार की समस्या थी ही नहीं, फिर भी वो पॉजिटिव पाए गए। बच्चों के स्तर पर जब बच्चों को फीवर हो तब सजग होने की जरूरत है, या बच्चों को फीवर नहीं भी है तब भी हमें डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत है? अगर सिर्फ उन्हें कोल्ड के अगर उनकी परेशानी उनके सामने है जिसमें नाक बंद होना या फिर उनको थोड़ी बहुत भी कोल्ड को लेकर कोई समस्या हो रही है, तो क्या उस वक्त भी ये सावधानी ज़रूरी है? देखिए, अभी तो जैसा हमने बताया कि इस माहौल में अभी तो हम लोगों को बराबर एक संशय की सुई घूमती रहती है ना इस बीमारी के इर्द, इसलिए अभी हम लोगों को बहुत ही सजग रहना पड़ेगा। अगर जैसा मैंने बताया कि सिंपल नाक बह रहा है 2 रोज, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो घट नहीं रहा है बल्कि बढ़ता जा रहा है और 3 रोज से ज्यादा का अगर फीवर या नाक बहना या खांसी या दम फूलना, अगर ऐसा कुछ भी अगर 3 रोज से ज्यादा बरकरार है तो जरूर उसको आपको कोविड के लिए टेस्ट करना है। डॉक्टर साहब, लेकिन अगर शुरुआत हुई, कोल्ड की शुरुआत हुई, तो क्या बच्चों को प्रिकॉशनरी किया जा सकता है? क्या उस दौरान बच्चों को कोई दवाई दी जा सकती है या बच्चों को रिलीव करने के लिए, जिससे कि उनको नाक बंद होने की समस्या दूर हो जाए, वो अच्छे तरीके से साउंड स्लीप ले पाए? क्या किया जा सकता है? देखिए, बहुत आसान सा तरीका है, सिंपल एक सलाइन ड्रॉप्स आता है, वो आप दे करके अगर नाक को पोंछ दें तो काफी, सलाइन ड्रॉप से कोई हानि नहीं होती, उसको आप दिन में कितनी बार भी दे सकते हैं। तो ये सलाइन ड्रॉप्स हर जगह बाजार में उपलब्ध है। तो वो सलाइन ड्रॉप कोई भी आप जो है, अगर जो भी ट्रेड नेम हो, लेकिन आप उसको 2 बूंद दोनों नाक में दीजिए और थोड़ी देर में उसका नाक बढ़िया से पोंछ दीजिएगा तो नाक खुल जाएगा। बहुत रेयर केस में नेजल जो डिकंजेस्टेंट है, जो कुछ दवाएं हैं जैसे कि ऑट्रिबिन वगैरह है, वो कभी कभी देने की आवश्यकता, पीडियाट्रिक एज ग्रुप का प्रिपरेशन होता है, उसको देने की आवश्यकता पड़ सकती है। और जहां तक सर्दी का सवाल है, सर्दी के लिए हम लोग एंटीहिस्टामिनिक जो भी देते हैं वो दे सकते हैं नॉर्मल कोर्स में। लेकिन मैंने कहा कि 2 से 3 रोज ही, 3 रोज के बाद अगर कोई भी चीज अगर बढ़ती नजर आए तो जरूर आपको जांच करानी चाहिए और डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए बच्चों को लेकर के शुरुआती पहले दिन में ही पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर उनके अंदर बहुत माइनर से आपको कोल्ड नजर आ रहे हैं तो 1-2 दिनों तक बच्चों को ज़रूर आप ध्यान में रखें, उन्हें अच्छा भोजन कराएं, साफ़ सफाई उनके लिए भी उतनी ही ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे, सलाइन ड्रॉप का भी इस्तेमाल किया जा सकता है अगर बच्चों को नाक बंद होने की जैसी समस्या है। कई पेरेंट्स इसे लेकर सवाल उठा रहे थे और इसीलिए ये जवाब बेहद महत्वपूर्ण है और उन सभी पेरेंट्स के लिए जानकारी भी कारगर साबित होगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ के हैं मुंगेर से, मिथिलेश। मिथिलेश, आप अपना सवाल पूछिए। जी सर, हमारा जो है तो सवाल यही है कि हमको वैक्सीन लिए थे मैडम जी, तो अब जो है तो वो जो है तो वैक्सीन करीब 20 दिन के बाद हमको चक्कर आता है और जो है तो पेट में जो है तो जैसे कि लैट्रिन में दिक्कत हो रहा है, कब्ज के तरह हो रहा है। हाँ, पहले से आपको ये समस्या नहीं थी और हम परेशान हैं, हम सोचते हैं क्या दवाई लें नहीं लें। हम बीपी के पेशेंट हैं, हाई बीपी है हमको, तो हम जो है तो वही ले रहे हैं बीपी का दवा।
डॉक्टर प्रभात रंजन, क्या सजेस्ट करेंगे इन्हें? नहीं, इनको कोविड वैक्सीन के काफ़ी दिन के बाद ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली इनको कोई जीआईटी का इन्फेक्शन लगा है, ठीक है, जिससे इनको कंस्टिपेशन या पेन क्रैम्प्स हो रहे हैं जीआईटी में, और उसके कारण ही इनको थोड़ा सा समस्या भी हो रही है डॉक्टर साहब, चक्कर जैसा। हाँ, तो और इनका हाइपरटेंशन जो है वो भी कंट्रोल्ड नहीं है, तो ये इसका वैक्सीन से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। पहले तो इनको ये समझ लेना चाहिए कि ये वैक्सीन के कारण नहीं है। ऐसा यदि इनके मन में बैठा है तो वो गलत विचार बैठा है। ये इनको कोई दूसरा इन्फेक्शन लगा है, इसके लिए इनको जनरल फिजिशियन जो भी जहाँ रहते हैं उनसे जाके मिलें और अपना डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट कराएं। वैक्सीन हुआ है तो दूसरा बीमारी नहीं होगा, ऐसा तो बात नहीं है। वैक्सीनेशन तो कोविड के कारण हुआ है, तो दूसरे इन्फेक्शंस जीआईटी के या अदर्स बीमारी लग सकते हैं, तो यही कंडीशन है इनके साथ। डॉक्टर साहब, किस तरह की जांच इन्हें करानी चाहिए? अगर ये डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो क्या कोई जांच एडवाइजेबल है जो इन्हें करानी चाहिए? एक तो इनको स्टूल का अपना रूटीन स्टूल एग्जामिनेशन कराना चाहिए कि उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, जिस तरह का सिम्टम्स बता रहे हैं, समझ गए? ओके, तो यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए, अंकित कुमार। अंकित, आप अपना सवाल पूछिए। हम हॉर्निया है, उसका ऑपरेशन कराना चाहते हैं जी। तो हम फर्स्ट डोज ले चुके हैं कोरोना वैक्सीन का, दूसरा डोज हमको 15 जून को लगने वाला है, तो हम ऑपरेशन करा सकते हैं कि नहीं? डॉक्टर राजीव रंजन, देखिए, स्पष्ट है कि पहला डोज ये ले चुके हैं, दूसरा इनको 15 जून को पड़ने वाला है, तो अब 15 जून ज़्यादा दूर नहीं है। हम आज बात ही कर रहे हैं 2-3 दिन पहले। निश्चित रूप से 15 जून को अपना दूसरा डोज ले लें और उसके बाद ये अपना ऑपरेशन हर्निया का करा सकते हैं। कोई रोक नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। वैक्सीनेशन के 48 घंटा के बाद ये कोई भी ऑपरेशन करा सकते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने शेड्यूल टाइम पर आप वैक्सीनेट ज़रूर हों। जो दूसरा डोज आपको वैक्सीन का लगने वाला है आप उसे ज़रूर लीजिए, क्योंकि इससे आपके अंदर एंटीबॉडी जो है वो प्रचुर मात्रा में बनती है। डॉक्टर साहब, क्या एक आम आदमी जो जिसे पता नहीं है, उसे बस इतना पता है कि वैक्सीन अगर लगेगी तो हम मजबूत होंगे, हमारे अंदर एंटीबॉडी बन जाएगी, हम रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास हमारे अंदर ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन क्या इस एंटीबॉडी बनने के दौरान भी जो दूसरी समस्याएं शरीर के अंदर होती हैं वो क्या उभर कर सामने आती हैं? क्या ऐसा भी रिसर्च में नजर आ रहा है, या ऐसे पेशेंट्स जो आप तक पहुंचते होंगे इस तरह की कंप्लेंट्स आ रही होंगी उनकी? देखिए, ऐसा एक भी मामला नहीं है कि वैक्सीन लेने की वजह से जो दबे हुए रोग हैं वो उभर के सामने आ जाएं। ये वैक्सीन का कोई एक्साइटेटरी इफेक्ट या सपोर्टिव इफेक्ट अदर डिजीजेस पे नहीं है, उन पर इनका कोई इफेक्ट नहीं है। इनका इफेक्ट सिर्फ कोरोना के ऊपर है, और ये जनरल इम्यूनिटी को डाउन नहीं करता है, जनरल इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी तो बूस्ट करता ही करता है। तो अगर माना जा सकता है तो ये माना जा सकता है कि कोरोना का वैक्सीनेशन के बाद इम्यूनिटी और रोग से लड़ने की क्षमता सामान्यतः हर रोग से बढ़ जाती है और कोरोना से बिल्कुल बढ़ जाती है। लेकिन ये संयोग है क्योंकि लोग आज तनाव में हैं, और एक जो स्लोगन चला गया समाज में सोशल डिस्टेंसिंग का, हमारे मेडिकल में आइसोलेशन वर्ड यूज़ होता है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होता है। और सोशल डिस्टेंसिंग में तो आइसोलेशन में तो लोग मीडिया के द्वारा और पर्सनल सोशल कॉन्टैक्ट्स के द्वारा और इंटरनेट के द्वारा आपस में बात करते ही रहते हैं, सोशल नेटवर्किंग होता ही है। तो ये जो एक आइसोलेशन में पेशेंट को रखा जाता है, इसका भी कुछ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है वो लोगों के ऊपर ज्यादा है डॉक्टर साहब, और यही वजह है कि लोग चीजों को खुद से एज्यूम भी करने लगे हैं, और सिम्टम्स हो या ना हो लेकिन उनका दबाव उनके ऊपर जरूर नजर आता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़े, अपना बहुमूल्य वक्त निकाला और लोगों तक इतनी कारगर और महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के जरिए पहुंची। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप सबसे एक बार फिर से हमारी अपील कि इस वक्त भी कोरोना केसेस जब कम हो रहे हैं, सावधानी उतनी ही बरतनी है। मास्क का इस्तेमाल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, अनावश्यक बाहर निकलने से बचिए और बच्चों का विशेष तौर पर ज्यादा ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए।